नमस्कार छात्रों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं अमित तिवारी आपको हिंदी का दूसरा टेस्ट हल करवाने जा रहे हैं। पहला टेस्ट आपको हम हल करवा चुके हैं। आप लोगों से एक विनती है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि अभी बस 2 ही 3 दिनों में के बाद लगभग 5 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए शेयर जरूर करें इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं अगर हम लोगों के वीडियो पे व्यूज आते हैं, और शायद अभी उतना हम लोग संतुष्ट नहीं है जितना होना चाहिए, पर फिर भी हम चाहेंगे इस वीडियो को आप पूरा देखें और साथ ही इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें, और जितना हम लोग आगे बढ़े उतनी ही अच्छी सेवा आपको दे पाएं। ठीक है, तो देखिए आज टेस्ट ये है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट में हमने आपको ऐसे ही बोल दिया है, ऐसे ही टेस्ट बना दिया। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो क्वेश्चन हमने आप स्वयं ना बनाया हो। तो उसके चारों ऑप्शन जो सेट किए हैं वो भी सोच समझकर इत्मीनान से आपकी जानकारी के लिए सेट किए हैं, क्योंकि ये वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये चारों ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टेस्ट डिस्कशन को। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े, हम और उत्साहित हो अगले वीडियो को नई ऊर्जा के साथ लाने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से बद्री नारायण चौधरी की पत्रिका पहचानिए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पत्रिका, हमने आपको पत्रिका के बारे में पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई, जिसमें हमने एक सरस्वती पत्रिका के बारे में ठीक ठाक चर्चा कर ली थी, और वो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। देखिए हमने बताया था इसके बारे में आपको कि ये जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, ये पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके द्वारा संपादित की गई थी। हालांकि इसके संपादन में किसका किसका योगदान रहा, कैसे कैसे रहा, ये सारी बातें हमने बताई थी। चिंतामणि घोष जो कि एक इंडियन प्रेस नाम की संस्था को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, पिछला वीडियो आप लोग चेक करिएगा। लेकिन अब इसके बाद एक शब्द आता है अभ्युदय। अभ्युदय किसकी पत्रिका है? तो देखिए अभ्युदय जो है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है अभ्युदय। याद रखेंगे ये पत्रिका 1907, ठीक है, इसमें प्रकाशित हुई थी। अच्छा, आनंद कादम्बिनी, पहले हम कविवचन सुधा की बात कर लें। कविवचन सुधा जो पत्रिका है, ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित की गई, और ये समय जो इसका था वो समय था 1868, इस समय यह संपादित की गई। अब आती है आनंद कादम्बिनी, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी की पत्रिका है, और इनके द्वारा ये आनंद कादम्बिनी लिखी गई। अच्छा, ये जो है ये आनंद कादम्बिनी जो है वो कब लिखी गई? 1881 में, 1881 में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका जो है वो प्रकाशन कहां से हुआ था? तो याद रखेंगे आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है वो मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। कहां से? मिर्जापुर से। ठीक है, अगर हम बात करें अभ्युदय कहां से प्रकाशित हुई थी, तो काशी से प्रकाशित हुई थी। अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी, ये प्रयागराज से, जो प्रयागराज आज का वर्तमान नाम है, पहले इसको हम इलाहाबाद नाम से जानते थे, वहां से प्रकाशित हुई। कविवचन सुधा कहां से प्रकाशित हुई? ये भी काशी से ही प्रकाशित हुई। अच्छा, आपको एक दूसरी बात यह भी बता दी जाए कि ये पत्रिका, जैसे कविवचन सुधा जो है पत्रिका, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो इससे एक बात साफ स्पष्ट होती है कि ये पत्रिका भारतेंदु युग की रही है। तो देखिए भारतेंदु युग की
कुछ और प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक पत्रिका है भारतेंदु युग की जिसे हम कहते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये जो पत्रिका है ये भी किसने संपादित की है? वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इसके नाम में हरिश्चंद्र लगा है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके बाद एक पत्रिका और आती है, इसे हम कहते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये पत्रिका भी किसने संपादित की है? वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित की है। अच्छा, ये भारतेंदु युग की है। एक पत्रिका है जिसे हम कहते हैं हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने प्रकाशित की है। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, याद रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट ने प्रकाशित संपादित की है। एक और पत्रिका है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है, हाँ इसमें आधा रहता है। ब्राह्मण जो पत्रिका है वो जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने संपादित की है। ये जो पत्रिकाएं हैं आपको याद रखनी है, ये पत्रिकाएं भारतेंदु युग से संबंधित है। इसमें हमने एक पत्रिका आपको नहीं बताई जो हम पर उसमें चर्चा कर चुके हैं, वो कौन सी है? वो है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, और वो पत्रिका किसने संपादित की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे जो कि हम देखते हैं। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कादंबिनी। क्या हो जाएगा? आनंद कादंबिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बद्री नारायण चौधरी के द्वारा पत्रिका प्रकाशित की गई है 1881 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिर्जापुर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद कादंबिनी, मिर्जापुर के स्थान से प्रकाशित की गई है। अभ्युदय काशी से की जाती है। सरस्वती कहां से? प्रयागराज से की जाती है। और कविवचन सुधा भी काशी से की जाती है। चलिए, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बंधुन होई मोर यही काला, अलंकार बताइए कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, बंधुन होई मोर यही काला। अब देखिए, हमने आपके लिए प्रश्न जो चयनित किए हैं वो बहुत सेलेक्टेड है। हमने आपको पत्रिका से सेलेक्टेड बताया क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले भी वाली क्लास में हम पत्रिका के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा के गए हैं, ठीक है। तो अगला हमने क्वेश्चन जो लिया है वो लिया है किससे? अलंकार से लिया है। अब जैसे अलंकार में बंधुन होई मोर यही काला का आंसर बताना है, तो एक ऑप्शन इसमें दे रखा है उन्होंने, कौन सा? प्रतीप अलंकार। एक ऑप्शन दे रखा है प्रतीप अलंकार, ठीक है। एक ऑप्शन है प्रतीप अलंकार, ये वाला, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है व्यतिरेक अलंकार, तीसरा अपहुनत अलंकार, और चौथा रूपक अलंकार। थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें इन चारों में चाहिए, ताकि हम अगर इनमें से चारों में से कोई आ जाए तो हम उसे तत्काल ठीक कर लें, ठीक है। चलिए देखिए, प्रतीप अलंकार क्या होता है। देखिए, प्रतीप अलंकार दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि ये प्रतीप अलंकार क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रतीप अलंकार जो होता है ये उपमा का उल्टा होता है। किसका? उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार का बिल्कुल क्या होता है? विपरीत होता है, विपरीत। जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण लिख रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे हमने लिखा, उस तपस्वी से लंबे थे, लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब देखिए, आप समझिएगा इस बात को। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, ये किस अलंकार का उदाहरण है? प्रतीप अलंकार का। अब कह क्या रहा है वो? वैसे तो आप एक बात समझिए कि कभी भी जब आप तुलना करते हैं, जैसे देवदार वृक्ष ऑलरेडी बहुत सारे बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इनकी तुलना जब आप करते हैं तो इनकी तुलना आप किसी व्यक्ति से करते हैं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो आप ये कहेंगे देखो व्यक्ति कैसा देवदार जैसा लंबा है,
ये होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, उपमा अलंकार। लेकिन यहां आप समझिए, यहां उल्टा कर दिया उसने, यहां कह रहा है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तपस्वी है ना, इस तपस्वी के जैसे देवदार दो चार लंबे खड़े थे। मतलब उल्टा है, कहना चाहिए देवदार जैसा लंबा तपस्वी है, पर वो कह रहा है कि तपस्वी से लंबे देवदार हैं, यानी तपस्वी के समान मानो देवदार लंबे खड़े हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह बात उपमा अलंकार की हो गई, क्योंकि चंद्रमा पहले से ही सुंदर है और जो भी सुंदर वस्तु होती है उसकी तुलना अधिकांश तौर पर चंद्रमा से हम कर देते हैं। अब चंद्रमा सीता के समान, सीता मुख जो है, सीता का मुख जो चंद्रमा के समान सुंदर है, अब यहां पर हम उल्टा कह दें कि चंद्रमा सीता के मुख के समान है, ठीक है, या सीता के मुख के समान चंद्रमा है। इसका मतलब अब हम बात चंद्रमा की करने लगे और चंद्रमा की तुलना किससे, सीता के मुख से करने लगे, तो ये बिल्कुल विपरीत बात हो जाएगी उपमा अलंकार के, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आपको यह बात समझ में आई होगी प्रतीप क्या है। अब आते हैं हम व्यतिरेक अलंकार पर। देखिए व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, एक बार थोड़ा सा समय दीजिए। व्यतिरेक अलंकार देखिए, देखिए व्यतिरेक अलंकार में क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। ये आप लोग लिखते रहिएगा साथ में, ये जो हमने लिखा है इसको मिटा देते हैं। देखिए व्यतिरेक अलंकार जो होता है वो ये कहता है कि जब कभी ऐसा हो कि उपमेय को श्रेष्ठ बताकर उपमान को लज्जित किया जाए, यानी आप उपमेय को श्रेष्ठ बता दें और उपमान को लज्जित कर दें, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। जैसे हमने लिखा, जैसे हम लिख सकते हैं रघुबर जस प्रताप के आगे, रघुबर जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि तापहि त्यागे, रवि तापहि त्यागे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, वो ये कह रहा है कि रघुबर के यश प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन लग रहा है और सूरज अपने ताप को खो रहा है। तो आप खुद बताओ कि रघुबर के प्रताप के सामने चंद्रमा को नीचा दिखाया जा रहा है और सूर्य को नीचा दिखाया, जबकि तुलना होनी चाहिए। तो यहां पर उपमान जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम नीचा दिखा रहे हैं उपमेय की अपेक्षा, तो इसलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। फिर आते हैं अपहुनृत अलंकार पर। तो अपहुनृत अलंकार में होता है जब उपमेय का निषेध करके उपमान पर आरोप किया जाए, उपमान पर आरोप किया जाए, आरोप किया जाए, ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो परिभाषा हमने लिखी ये हमारी अपहुनृत अलंकार की हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह मुख नहीं चंद्र है। इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या कह रहे हैं, हम उपमा अलंकार जो उपमेय है उसको निषेध करके उपमान पर आरोप कर रहे हैं। जहां पर नकारात्मकता जैसी चीज लगी होगी वहां पर अपहुनृत अलंकार हो जाएगा। जैसे लिखा है बंधुन होय मोर यही काला, इसका मतलब है ये कहा जा रहा है कि ये मेरा इस समय भाई नहीं है ना, इस समय मेरा यह भाई नहीं है, जबकि है तो भाई। ये बात किसकी हो रही है, ये बाली सुग्रीव के समय, जब बाली को भगवान राम ने वाली को मारा था उस समय पर सुग्रीव भगवान राम से कह रहे हैं कि बंधु न होई मोर यही काला, यानी ये इस समय पर मेरा भाई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अपहुनृत अलंकार हो जाएगा। अच्छा, रूपक अलंकार क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहां उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर ना रहे, यानी जहां पर उपमेय और उपमान एक जैसे हो जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र
खिलौना ले हो, खिलौना ले हो। इसका मतलब यह हुआ कि मैया मैं क्या करूंगा, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। अच्छा समझिए आप, वो कह रहा है कि खिलौना जो हो वो चंद्रमा रूपी होना चाहिए, चंद्रमा से अलग नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि मुझे बिल्कुल इस कार के जैसी कार चाहिए, तो इसका मतलब होता है यहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। परंतु अगर हम ये कह दें कि मुझे यही वाली कार चाहिए, तो फिर ये रूपक है, मतलब रूप दे दो आप उसी चीज को। जैसे हमने कहा कि मुझे वो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा के जैसा कोई खिलौना चाहिए, अब तो ये हमारा उपमा या उत्प्रेक्षा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि मुझे ये जो ऊपर दिख रहा चंद्रमा ना यही चाहिए, यानी मुझे जो खिलौना चाहिए ना वो चंद्रमा रूपी चाहिए, चंद्रमा ही खिलौना हो, ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई का मतलब क्या हुआ कि चरण जो है वो कमल रूपी चरण, यानी कमल और चरण के बीच में कोई अंतर नहीं रहा, उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार हो जाएगा। ये आपके चारों उदाहरण हो गए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अपहुनुत अलंकार हो जाएगा। देखिए हमने जानबूझकर ऐसा किया कि ये चारों ऑप्शन डाले, ये चारों ऑप्शन हमने सिर्फ जानबूझकर डाले हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे आपको प्रतीप अलंकार बताएं क्या होता है। बहुत ईमानदारी से आपसे बात कर रहे हैं, हम चाहते थे कि आपको व्यतिरेक अलंकार बताएं कि व्यतिरेक क्या होता है, रूपक भी थोड़ा बहुत बताना चाहते थे। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको अतिशयोक्ति अलंकार थोड़ा बहुत तो आता होगा, आपको थोड़ा बहुत उपमा अलंकार भी आता होगा, प्रतीप क्या बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार भी आता होगा, अनुप्रास अलंकार भी। अगर आप वीडियो एग्जाम देने जा रहे हैं तो मुझे लगता है इतना तैयार होगी आपकी हिंदी आता हो, पर हो सकता है इनमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हो, तो इसलिए और ऐसा हमें लग रहा है हो सकता है इनमें से कोई अलंकार आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हम अपनी योजना में सफल हो, है ना, और उम्मीद करते हैं हम भी ऐसी कि हम सफल हो। हम जो भी आपको यहाँ लिख रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए या उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन मिल जाए, इसीलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर पर। हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस टेस्ट को पूरा देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली। हो सकता है ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है, पर हम नहीं चाहते किसी प्रकार की कतर विरोध करना, किसी प्रकार की काट छाट करना इसमें। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम लगा हुआ है, हम चाहते हैं जितना हम बोल रहे हैं उनमें से कुछ भी अगर एग्जाम में आ गया ना तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको लिखते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है इनमें से एक व्याकरणिक कोटि से शब्द भिन्न है। एक शब्द ऐसा है जो भिन्न है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए और आप बताइए इसमें कौन सा भिन्न है। अब पता है क्या है, इसमें थोड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कई तरीके से समझना पड़ेगा, आपके मन में रीजनिंग जैसी चीजें आ रही होंगी कि क्या है ऐसा कारण जो ये व्याकरणिक कोटि से भिन्न है। तो देखिए बड़ा बहुत आसान शब्दों में अगर हम आपसे कहें तो आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे हमने आपसे कहा अंतिम, अगर हम आपसे कहें अंतिम तो ये अंत प्लस इम से बना है, ये बात आप याद, सॉरी इक नहीं इम से बना है, ये बात आपको याद रखनी है, अंत प्लस इम से। तो इसलिए ये अंतिम हो गया। और याद रखना ये जो बना शब्द है क्या बना? अंतिम। ये एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें कैच हो रही होंगी। क्या ये एक विशेषण है? जो कायिक दिख रहा है वो काया प्लस इक से बना है, काया प्लस इक। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक विशेषण है। कायिक क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, अच्छा जो ईर्ष्यालु दिख रहा है तो वो क्या किससे बना है? वो ईर्ष्या प्लस आलू से बना है, तो क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु। और आप जानते हैं ईर्ष्यालु जो होता है वो क्या है? सॉरी कायिक लिख दिया। ईर्ष्यालु जो है वो भी एक विशेषण है। अब आप समझ गए होंगे किसी एक आधार पर ये तीन समान है। और जो आरंभ दिख रहा है आपको, वो आरंभ शब्द जो है वो एक संज्ञा है। आरंभ क्या है? आरंभ एक संज्ञा है। ठीक है, और अगर हम आरंभ के बारे में कहें कि ये संज्ञा है तो गुरुजी इसको विशेषण क्यों नहीं बना देते? तो देखिए बनाना हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर हम चाहें तो हम इसको विशेषण बना सकते हैं। इक प्रत्यय लगाएंगे, ये तुरंत विशेषण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आरंभिक।
अब आरंभिक विशेषण हो गया। दरअसल आपने विशेष्य और विशेषण के बारे में पढ़ा होगा, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो विशेष्य और विशेषण के बारे में क्या कहा जाए। देखिए, अगर कहीं इक प्रत्यय लगा है तो पक्का है कि फिर वो विशेषण बनाएगा। अगर कहीं इम प्रत्यय लगा है, इम प्रत्यय, तो पक्का है कि फिर वो विशेषण ही बनने वाला है और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कहीं इत प्रत्यय लगा है, इत, तो भी विशेषण ही बनेगा। आपको याद रखना है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। प्रत्यय अगर इनमें लगा है और वो भी ये वाले प्रत्यय, तो सदैव विशेषण बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा अंतिम वस्तु, अब अंतिम वस्तु का मतलब समझ पाए आप? अंतिम वस्तु का मतलब, अगर जैसे मान लो हमने यहां लिख दिया अंतिम वस्तु, अब अंतिम वस्तु का मतलब है इस वस्तु की विशेषता है कि वो अंतिम है। जैसे हमने कायिक के सामने लिख दिया अनुभाव, अनुभाव, तो कायिक अनुभाव, अब इस अनुभाव की विशेषता है कि वो क्या है, वो कायिक है। कैसे अनुभाव होते हैं वे, जो देखिए रस जो होते हैं, रस में 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब उन्हीं में से जो अनुभाव होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सात्विक अनुभाव और एक होता है कायिक अनुभाव। दरअसल अनुभाव का मतलब है जो आपके स्थायी भाव के कारण शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उनको हम अनुभाव कहते हैं। और शारीरिक चेष्टाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। जो ऐच्छिक शारीरिक चेष्टा होती है उसे हम कहते हैं कायिक अनुभाव, और जो अनैच्छिक शारीरिक चेष्टा होती है उसे हम कहते हैं सात्विक अनुभाव। जैसे अगर आपको डर लगता है और डर में अगर आप बेहोश हो गए तो ये आपके वश में नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था, तो ये अनैच्छिक अनुभाव है। तो ये किस में जाएगा, सात्विक में। और अगर उस डर में आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं या फिर आप चिल्ला रहे हैं तेज तेज से, तो ये कैसा है, ये एक कायिक अनुभाव है। ये आपको ध्यान रखना है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, हमने कह दिया ईर्ष्यालु स्वभाव। अब ये स्वभाव की विशेषता है कि वो ईर्ष्यालु है, तो इसलिए ईर्ष्यालु विशेषण पर आरंभ एक संज्ञा है, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी परीक्षा में, खासकर वीडियो परीक्षा का मेन टारगेट है, आप उस पे मिस मत करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को जो जितने लोग आपके जानने वाले वीडियो परीक्षा देने वाले हैं सबको शेयर करिए, बहुत सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। चलिए देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से एक पुल्लिंग पहचाने। इनमें से एक पुल्लिंग बता दीजिए कौन सा है। ऑप्शन में चुंबक है, छाप है, टकसाल है, किसमिस है। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है ये टकसाल क्या है। टकसाल होती है दरअसल यहां जहां पर सिक्कों की छपाई होती है उसे हम टकसाल कहते हैं। ठीक है, किसमिस आप जानते हो ये खाने योग्य है, तो ये भी होती है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। और छाप होती है, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो बचा कौन, चुंबक। चुंबक जो है वो पुल्लिंग है। क्या है, वो पुल्लिंग है, याद रखेंगे, चुंबक एक पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में हम और आपको बता दें, जैसे उड़द, उड़द लगेगा आपको देखने में स्त्रीलिंग है पर वो पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे ही पनीर, पनीर, दही, ठीक है, ये क्या है, ये सब पुल्लिंग है। इनको देखने से आपको ऐसा लग सकता है कि ये स्त्रीलिंग है, पर ये स्त्रीलिंग है नहीं, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा आसान प्रश्न था, आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य पहचाने। तो देखिए एक शुद्ध वाक्य बताना है आपको, कौन सा होगा एक शुद्ध वाक्य। बहुत आराम से सोचिए और इत्मीनान से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। दूसरा है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तीसरा है उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो इसका सही आंसर चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, आप सोच कर बताइए। देखिए आप कुछ कीवर्ड होते हैं वाक्य के, इसको ध्यान रखिए। जैसे अगर कहीं पर प्रातः काल लिखा है तो प्रातः काल के आगे कभी भी समय नहीं लगा होना चाहिए, याद रखिएगा, वो गलत हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर कभी भी कहीं पर, जैसे ये प्रातः काल के साथ तो समय हो गया, जैसे अगर कहीं पर लिखा है युद्ध, युद्ध, तो युद्ध के साथ लड़ा कभी नहीं आएगा, याद रखना, युद्ध कभी लड़ा नहीं जाता, युद्ध हमेशा क्या होता है, किया जाता है। अब तत्काल में हम आपको यही बता सकते हैं। अगर कहीं, क्योंकि वाक्य का कॉन्सेप्ट जो है ना,
वो बहुत छोटा नहीं है कि हम आपको तुरंत समझा दें, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी कि परीक्षा में आपका प्रश्न सही हो जाए। तो ये अधिकांश जो शब्द लिखा है, अधिकांश में अंश ऑलरेडी आ गया और अंश का मतलब ही भाग होता है, तो आपको फिर दोबारा भाग नहीं आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, इसमें भी भाग आया है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, इसमें भी भाग आया है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, इसमें भी भाग आया है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे गुरुजी इसका सही भी तो बता दीजिए। तो इसका सही जानते हैं क्या होगा? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। याद रखिएगा, कभी कभी शुद्ध वाक्य आपको कतई अशुद्ध लगेगा। क्या लगेगा? बिल्कुल अशुद्ध लगेगा, गंवा दिया। ये एकदम सही आंसर है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक हम और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आप बताइए। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रातः काल के साथ समय नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम आपके सामने एक लिख रहे हैं एक क्वेश्चन, और जैसे हमने लिखा कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बहुत सोच समझकर बताइए, क्या यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? आप सोचिए और विचार करके बताइए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह सही है या गलत है? देखिए आराम से समझिए, थोड़ा समय बहुत नहीं लेंगे। ये वाक्य गलत है और हो सकता है आपको 4 वाक्यों में से ये भी दिख जाए। देखिए जब आप स्पष्टीकरण लिखते हो तो स्पष्टीकरण का मतलब होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। तो जब ऑलरेडी आप स्पष्ट करना इसी में कह रखे हैं तो फिर ये करना क्यों आ गया? तो ये करना नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कई बार क्रम चेंज कर देता है और आपसे जैसे कहता है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो ये भी गलत है। फल को काटकर बच्चे को खिलाओ, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। कई बार कह देता है एक फूल की माला दो, तो एक फूल की माला भी गलत है, फूलों की एक माला दो, ऐसा होना चाहिए ये क्रम। कई बार कह देता है यहां ताजी भैंस का दूध मिलता है ना, यहां भैंस का ताजा दूध मिलता है, ऐसा बोलना चाहिए। यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है, ये भी गलत है। यहां गन्ने का ताजा रस मिलना चाहिए, क्योंकि ताजे गन्ने का मतलब वो खेत में तो नहीं खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका सबसे सही और परफेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से निशीथ का समानार्थी बता दीजिए। निशीथ का समानार्थी कौन सा होगा? देखिए निशीथ जो है ना, इस शब्द को आप समझ लीजिए, हो सकता है परीक्षा में यही पूछ ले आपसे। निशीथ शब्द जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब रात नहीं होता है, केवल इसका मतलब सिर्फ रात नहीं होता है, इसका मतलब होता है आधी रात का समय। जब आधी रात हो जाती है, आधी रात का समय, ठीक है, आधी रात का समय निशीथ होता है। एक समय और होता है जब कहता है जैसे ही शाम हुई है, रात्रि और दिन के बीच का समय, यानी दिन और रात्रि के मध्य का समय, मध्य का समय। तो दिन और रात्रि के मध्य का समय आपसे पूछेगा, आसानी से आप बता सकते हैं कि ये दिन और रात के मध्य का समय जो होता है वो क्या होता है? वो होता है गोधूली। आप संध्या मत लगा देना, ये आप ध्यान रखेंगे, गोधूली होता है, ठीक है। आपसे कहेगा सूरज उगने से 2 घड़ी पहले का समय, पहले का समय, सूरज उगने से 2 घड़ी पहले का समय जो होगा वो क्या हो जाएगा? उषा काल, उषा काल। इसी को हम एक नाम देते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त। ये हो जाता है हमारा सूर्य उगने से 2 घड़ी पहले का समय, ठीक है। आपको याद रखना है समय से। अच्छा, स्थान से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, कह देगा बताइए, कह देगा 2 पर्वतों के, 2 पर्वत
पर्वतों देखो लिख दिया है गलत, है ना। दो पर्वतों के, अरे लिख जाओ भाई, दो पर्वतों के मध्य की भूमि, मध्य की भूमि क्या होगी ये आपसे कहेगा तो आप तुरंत बताएंगे इसको कहते हैं द्रोणी। क्या कहते हैं? द्रोणी। आपसे कहेगा पर्वत, पर्वत के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग की भूमि क्या होगी आपको बताना है, तुरंत आप बताएंगे आधितकया। क्या बोलते हैं उसको? आधितकया। और ऐसे ही इसी का उल्टा हम यहां अगर जगह नहीं है तो लिख देते हैं ऐसे, पर्वत के निचले भाग की सतह की जमीन, उसको हम इसका उल्टा हो जाएगा उपतकया। दरअसल ये गलतियां बहुत कॉमन है बच्चों से होना कि उपतकया में लिखा होता है ऊप, ऊपर का मतलब यहां ऊपर आपके समझ में आ जाएगा, और अगर ऊपर समझ में आ जाएगा तो शायद आप ऊपर की भूमि लगा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्वत के ऊपर की भूमि को कहते हैं अधितकया और पर्वत के निचली सतह की भूमि को अधितकया। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? द्रोणी। दो तीन चीजें और समझ लीजिए, हो सकता है वो भी परीक्षा में आ जाए। आप लोगों को पता है कि चार दिशाएं होती हैं, ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम, अब ये मत कह देना कि हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये होती है उत्तर, ठीक है, और ये होती है दक्षिण। याद रखेंगे। देखिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम आपको कम समय में अधिक जानकारी दे पाए, लेकिन इसका यह भी तो मतलब नहीं है कि हम आपको बिना समझाए निकल जाएं। ठीक है, बिल्कुल समझाना भी जरूरी है, वो जरूरी है, आप ध्यान से समझिए। देखिए आपसे कहता है पूर्व और मध्य के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा बताओ, तो वो रीजनिंग तो कहती है इसको पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर है ना, उत्तर पूर्व, लेकिन हिंदी इसको कहती है ईशान, ईशान। आपसे कहेगा दक्षिण और पूर्व की दिशा बताइए, ये क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा? आग्नेय। आपसे कहेगा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा बता दीजिए, इसका मतलब होता है वायव्य, वायव्य। ठीक है, आपसे कहता है पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा बता दीजिए, तो इसका आंसर हो जाता है नैऋत्य। ठीक है, जब आप लोग कायदे से पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। ये दिशाएं चार होती हैं, चार के बाद 8 होती हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सी दिशा होती है? एक दिशा होती है ऊपर और एक होती है नीचे, तो ये कितनी टोटल दिशाएं हो गई? 10 दिशाएं हो गई। तो इसलिए कहते हैं रावण को 10 दिशाओं का ज्ञान था, तो ये 10 दिशाएं थी कौन सी? वो यही थी। 8 आपके सम्मुख है और उसके अलावा एक ऊपर और एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी आंसर हम आपको नहीं बताए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निशीथ का पर्यायवाची तो रात्रि तो होता है, निशा भी होता है और सरवरी, ये सब रात के ही पर्यायवाची है। तम जो है ना वो अंधेरे का पर्यायवाची है। किसका? अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा का ही तत्सम होता है अंधकार। ठीक, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है वो गलत है। आपको यह बताना है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, आप ये बता दीजिए। ग्रहीता का दाता, चांचल्य का स्थैर्य, नैसर्गिक का प्राकृतिक और ग्रंथित का विकीर्ण। बहुत आसान शब्दों में कहें तो ग्रहीता का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना। अगर आप किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा उसी को देना। ठीक है, तो ग्रहीता का ही उल्टा क्या हो जाएगा? देना। तो इसका मतलब ये बात तो एकदम सही है, ग्रहीता का दाता होता है। हालांकि परीक्षा में आपसे दाता पूछ सकता है और दाता का क्या हो जाता है? सूम। यह आपको याद रखना है, एक दाता का सूम भी होता है। चांचल्य स्थैर्य का मतलब समझिए, एक शब्द होता है चंचल, चंचल का विलोम हो जाता है स्थिर, तो उसी से बना है चांचल्य का स्थैर्य, तो इसका मतलब यह भी सही है। ठीक है, अब जो नैसर्गिक है इसको समझ लीजिए। नैसर्गिक जो शब्द होता है, नैसर्गिक, इसका मतलब पहले समझ लो, ये बना किससे है? इसका मतलब होता है नि, नि प्लस सर्ग। इसका मतलब है सर्ग माने बनाना, रचना करना, और नि माने नहीं, तो ये क्या हो गया? निसर्ग।
ठीक है, यानी ऐसा कुछ जिसकी रचना ना की जाए। और हमने अभी थोड़ी देर आपसे पहले कहा था कि इक प्रत्यय अगर आप लगा देंगे तो वो तुरंत विशेषण हो जाएगा। और इक प्रत्यय की विशेषताएं भी कुछ है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को कवर करेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं एक एक करके। आप जो हमारा, हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आप जो है, आप ये हमारा टेस्ट पूरा रेगुलर बेसिस पर देखिए, हर वीक आता रहेगा इसका डिस्कशन। और अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आपको लगने लगेगा कि हमको बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो एक शब्द आया है, ये प्रश्न आया है, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो भी आपका सही हो जाए। इसीलिए हम उस पर जो आसपास की जानकारियां या उससे संबंधित जानकारियां हैं वो हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे करके आप 2 3 4 जब टेस्ट देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है कि ये तो बहुत मजेदार चीज है, बहुत कुछ क्लियर भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है, आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत ये भी आपको समझना है। देखिए, तो हमने बोला अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नैसर्गिक। क्या हो जाएगा, नैसर्गिक। ठीक है, अब नैसर्गिक का मतलब जिसको बनाया ना जाए। तो आप खुद बताओ, अगर किसी चीज को आप बनाओगे नहीं तो वो नेचुरल ही तो होगी। बनाने वाली चीजें कृत्रिम होती हैं, तो जिसको आप बनाएंगे नहीं वो नैसर्गिक होगी। इसका मतलब है नैसर्गिक और प्राकृतिक जो ये है दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। अगर इन दोनों का कोई विलोम है तो वो है कृत्रिम। ठीक है, इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम। और ग्रंथित का विकीर्ण, हालांकि आपके मन में ये क्वेश्चन क्लिक कर गया होगा, ग्रंथित का विकीर्ण, इसीलिए हमने ये डाला क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका क्लिक कर सकता है, गलती इसमें हो सकती है। कैसे, देखिए, ग्रंथित शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को ग्रंथ में, मतलब उसको बांध देना, और विकीर्ण का मतलब उसको अलग अलग कर देना। तो इसका मतलब ये सही है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी हमने तो विकीर्ण संकीर्ण का पढ़ा है, संकीर्ण का। तो देखिए, संकीर्ण का भी मतलब तो वही होता है जो इकट्ठा रहे, एक साथ रहे। तो एक ही बात है, संकीर्ण का विकीर्ण और ग्रंथित का विकीर्ण सही है। तो ये भी आंसर सही है, पर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये विलोम के आधार पर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार हम वीडियो में पहली बार आपको ऐसा बोल रहे हैं, इससे पहले हमने आपको कभी ऐसा नहीं बोला, ये बात आप लोग जानते हैं। और आपने अगर हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो हमने ऐसी कोई बात कभी नहीं बोली है कि आप वीडियो पूरा देखें और साथ ही इसको शेयर करें। पर ये हमारे भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि जब कभी भी हम लोग कोई शिक्षा संबंधी या कोई ऐसी जो जानकारी से संबंधित वीडियोज आती हैं, उनके लिए हम लोगों को बार बार लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेजिए लोगों तक, ताकि लोग और लोगों को तक भेज पाएँ और बहुत लोग देख पाएँ इस वीडियो को, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले। लेकिन ऐसा हम लोगों को करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग एक अध्यापन का काम कर रहे हैं, आप टीचिंग का काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई वीडियो आपके सामने स्क्रॉल करते हो ना आप स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, तो जैसे ही कोई टीचिंग का वीडियो आता है तो आप सबसे पहले उसको हटा देते हो। जबकि वास्तविकता यही है जीवन की कि आप जीवन को जीवन तब समझ पाएंगे जब आपको नॉलेज होगा, और नॉलेज आपको हर चीज में लेना चाहिए। हम तो सीधे सीधे बोलते हैं, जो कंपटीशन नहीं भी देता है ना वो भी हिंदी पढ़े, क्योंकि हिंदी पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप किस प्रदेश में रहते हैं सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। आप एक हिंदी प्रदेश में रहते हैं, और हिंदी प्रदेश में रहकर अगर आप हिंदी गलत लिख रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये तो बहुत गलत चीजें हैं। आपको हिंदी की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए, व्याकरणिक भी जानकारी होनी चाहिए। कोई शब्द आप लिख रहे हैं, कहीं पर आप कोई पत्र लिख रहे हैं, उसमें आप गलतियां कर देते हो कई बार, जबकि हमने हिंदी पढ़ रखी है, हमारे सब्जेक्ट, हमारे सिलेबस का हिस्सा रही है हिंदी, वो कि शुरू से लास्ट तक रही है। उसके बाद भी हमने ये बहुत महीन चीजें नहीं सीख पाई। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, और मेरी तरफ से एक अनुरोध भी है आपसे, कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और इससे मोटिवेट होकर हम और अच्छी चीजें आपके सामने लेकर आए। ठीक है, तो वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इतने सारे लोग, व्यूज आना हम वो मैटर नहीं है। हम चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है, क्या जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं क्या वो लोगों तक चीजें पहुंच पा रही हैं। तो अगर ऐसा है, इस उद्देश्य में हम कामयाब होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये लेक्चर हम इसलिए दे रहे थे, इसका मतलब आप इसको ठीक से समझिएगा हमने क्यों आपसे कहा। खाली करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए कौन सा होगा।
खाली करने वाला का मतलब होता है जो खाली करे, तो उसको हम कहते हैं रेचक। क्या कहते हैं? रेचक। रेचक इसका सही आंसर होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी रेचक तो होगा, पर बागारू का मतलब क्या है? तो देखो, बागारू का मतलब होता है जो आशा देकर निराश करे। आशा देकर निराश करे। आशा देकर निराश करे। अब ऐसा क्यों? देखो, जैसे हम ही ने आपसे कह दिया कि हम आपको टेस्ट करवाएंगे, ठीक से टेस्ट करवाएंगे, बढ़िया से आपको इसमें डिटेल में समझाएंगे, और वैसा हम ना करें तो फिर वो बागारू जैसी बात हो गई। हमने आपको उम्मीद तो बहुत दी, पर वैसा हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उम्मीद देकर हम आपको निराश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बागारू। फिर आता है सदावर्त। सदावर्त का मतलब क्या होता है? ये समझिए, सदावर्त का मतलब होता है जहां सदैव भोजन मुफ्त में मिले। जहां सदैव भोजन मुफ्त में मिले। भोजन मुफ्त में मिले। मुफ्त में मिले मतलब जहां पर भोजन सदैव फ्री मिलता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं जाता है, वहां होता है सदावर्त। फिर आते हैं परकीया। क्या होता है? परकीया। परकीया का मतलब क्या होगा? इसको समझ लीजिए। परकीया। परकीया का मतलब होता है पराये पराये पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। प्रेम करने वाली स्त्री, याद रखिएगा, यह परकीया है। अच्छा, इसी को हम बदल दें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वाकीया। स्वाकीया। तो स्वाकीया का मतलब होता है स्वयं के पति से, स्वयं के पति से प्रेम करने वाली स्त्री। प्रेम करने वाली स्त्री। ठीक है, एक और स्त्री संबंधित बात कर ले तो थोड़ा हो ही जाए। उसके बाद हम कह सकते हैं स्त्री के लिए लो लक्षिका। लो लक्षिका। लो लक्षिका का मतलब क्या होता है? चंचल आंखों वाली स्त्री। चंचल आंखों वाली स्त्री। ठीक है, चंचल आंखों वाली स्त्री। उसके बाद अगर हम बात करें लो लक्षिका के बाद हम और कह सकते हैं कैसे? एक होता है जिसको हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं जो कड़े पर्दे में रहती है स्त्री, और एक शब्द होता है उसके लिए, इस समय थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ और लिखते हैं तब तक। जैसे होता है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्वाकीया परकीया। एक होती है सधवा। सधवा। सधवा का मतलब होता है जिसका पति जीवित हो। जिसका पति साथ हो या जीवित हो। साथ हो या जीवित हो। साथ और जीवित हो, क्योंकि जीवित होगा तभी तो साथ होगा। जीवित हो। ठीक है, हो, ये हो जाएगा। अच्छा, जो कड़े पर्दे पर वाली स्त्री है उसको हम क्या कहते हैं? आसूर्यम पस्या। क्या कहते हैं? आसूर्यम पस्या। जो ऐसी स्त्री जो कड़े पर्दे में रहती है उसे हम कहते हैं आसूर्यम पस्या, यानी वो सूर्य तक को ठीक से नहीं देख पाती है, वो बहुत कड़े पर्दे में रहती है। तो ये कुछ स्त्रियों से संबंधित शब्द थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है? चलिए, इसको आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, क्या पता इन्हीं से कोई क्वेश्चन टकरा जाए। चलिए, इसका उत्तर सही रेचक हो जाएगा, पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरी और तरी का सही अर्थ बताएं, क्या होता है? देखिए, तरी और तरी, पहले तो आप इसको समझ लीजिए कायदे से। ये तरी जो लिखा है ना, तरी, इस तरी का मतलब होता है तरी, जो जैसे आप कभी सब्जी वगैरह बनाते होंगे, पहले हम कुछ बता लेते तो वो तरी वाला होता है। देखिए, जैसे हमने लिखा तरी, फिर हमने लिखा तरी, फिर हमने लिखा तरंगिणी, फिर हमने लिखा तरणी, फिर हमने लिखा तरुणी, फिर हमने लिखा तरणी। ठीक है, ये सारे शब्द एक जैसे हैं। इस तरी का मतलब है गीलापन। क्या है? गीलापन। इस तरी का मतलब होता है नौका या नाव। नौका या नाव। तरंगिणी का मतलब होता है नदी। ठीक है, तरणी का मतलब भी नौका ही होता है, नौका या नाव। ठीक है, तरुणी का मतलब होता है नव युवती। क्या होता है? नव युवती।
तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य। इतना आपको याद रखना है एक शब्द से। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीलापन। हमने आपको नौका, नदी, सूर्य सबके बारे में बता दिया। गीलापन और नौका, ये इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत सारे शब्द और हैं, धीरे धीरे करके हम शब्द लाएंगे। एक दिन कोई एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें हम सारे शब्दकोश पर ही क्वेश्चन बना देंगे और फिर आपको ठीक ठाक शब्दकोश में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वह मुझसे नफरत करता है, कारक बताएं। देखिए, नफरत करता है तो कारक बताना है कि वह मुझसे नफरत कर रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कारक है कौन सा। तो इसमें एक कारक ये दिख रहा है, से कारक। अब से कारक करण कारक बिल्कुल नहीं हो सकता, हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे हमने लिखा वह बाजार से सब्जी लाया, फिर हमने दूसरा लिखा वह साइकिल से बाजार गया, साइकिल से बाजार गया। अब दोनों में से और से कारक है, पर दोनों में अंतर है कारक का। कैसा? इस से कारक का मतलब है ये अपादान कारक है। क्यों अपादान है? क्योंकि बाजार से सब्जी लाया, अगर सब्जी लाया है बाजार से तो ये निश्चित है कि वो बाजार से अलग हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले उदाहरण को अगर आप देखें तो वह साइकिल से बाजार गया, इसका मतलब है वह साइकिल से गया है, तो यह भी ये निश्चित है कि वो साइकिल से यानी साइकिल से अलग नहीं हुआ होगा, साइकिल के साथ में गया होगा। जैसे एक उदाहरण होता है कि बच्चा चाकू से फल काटता है, फल काटता है। ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा है कारक बता दो। तो भैया चाकू से काट रहा है, इसका मतलब काटने में सीधी हेल्प कौन कर रहा है? चाकू। ऐसे ही बाजार जाने में हेल्प किसने की? साइकिल ने। पर क्या सब्जी लाने में हेल्प बाजार ने की है? नहीं भैया, खरीदी है बाजार से सब्जी, पर हेल्प बाजार ने सब्जी लाने में नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर से वाला अपादान होगा। जब भी कभी किसी मामले में आप से कारक के द्वारा अलग हो, वहां पर अपादान कारक होता है। तो देखो, वह मुझसे नफरत करता है, अगर हम कहते वह मुझसे प्रेम करता है तब हमारा आंसर जो है वो अलग होता, पर नफरत करता है लिखा हुआ है तो से कारक है। अगर नफरत करता है तो मुझ में और उसके बीच में किसी प्रकार का अलगाव आ गया, किसी प्रकार से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो अलग होने के आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ये सही आंसर होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक होता है ने। जैसे हमने एक वाक्य लिखा कि श्याम ने कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदे। ठीक है, तो श्याम ने कपड़े खरीदे, ये आंसर हमारा हो जाएगा किसमें? कर्ता कारक में, क्योंकि ने कारक आया है और ने कारक कर्ता के साथ आया है, तो इसलिए ये किसमें जाने वाला है? कर्ता कारक में। बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक में हम कह सकते हैं कि बच्चा फल खाता है, फल खाता है। अगर आप देखें तो इसमें तो कोई कारक नहीं दिख रहा है, गुरुजी ये क्या लिख दिया आपने, पर ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। इसमें एक कारक है, बच्चा फल को खाता है, तो ये को कारक कर्म के साथ में आया, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कारक होता है? को कारक होता है। इसमें कौन सा? से। और से ये वो है जिसमें आपको द्वारा जैसी फीलिंग आए, ये अलग होने की बात ना करे, और ये वाला तो से है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग होने पर बात आती है, जैसे हम कह दें कि मुझे पानी से डर लगता है, तो पानी से डर लगता है, से कारक आया है, अलग होने की बात हुई है, आंसर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी, लेकिन कहते हैं मजा उसी को आता है जो उस सब्जेक्ट से रुचि रखता है। ठीक है, अगर आपको रुचि नहीं है तो फिर आपको मजा वजा नहीं आने वाला, हम चाहे यहां नाचने ही क्यों ना लगे। समझ रहे हैं? वैसे नाचने से बहुत मजा आता है ना, यह बात आप लोग समझते होंगे। अगर हम यहाँ नाच रहे होते तो आप लोग फटाफट फटाफट, ये गुरुजी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, है ना, ये चीज है। अब ऐसे नाचने पे प्रति हमारा विरोध बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको पहले स्पष्ट कर दें, नाचना भी एक कला है।
ठीक है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। शिक्षा भी एक कला है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। परंतु हम एक सच्चाई बता रहे हैं वर्तमान समाज की। यदि हम यहाँ नाच रहे होते, कोई ऐसा कार्य कर रहे होते जो रोमांचक होता या फिर यूं कहें कि बड़ा ही आकर्षक लगता, तो उसको धड़ाधड़। आजकल की स्थितियां ऐसी हैं, पर हम फिर से बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, ठीक है। पर हाँ, ये जरूर सच है कि जो काम अगर आप जैसे शिक्षा संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रुचि कोई नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो खाली बैठा है फोन के लिए। आजकल फोन लोग कब चलाते हैं? जब खाली बैठते हैं। जबकि फोन एक ऐसी चीज है, उसे आप एक स्थिति में देखिए तो वो ज्ञान का भंडार है। दुनिया की हर चीज वहां मिल सकती है आपको। आप एक बार सर्च तो करिए, पर शर्त वही है ना कि आप सर्च करते क्या हो, ठीक है। आप जो सर्च करेंगे वो मिल जाएगा भाई। गूगल पे आप विकिपीडिया करिए, जो चाहे वो मिलेगा आपको। आप गूगल की कोई जानकारी आज की डेट में आप देखते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, एक तरफ बच्चा पीछे बैठ के कई बार गूगल कर लेता है, देख ले, चेक कर लेता है टीचर को कि टीचर गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। संभवतः आप लोगों में से भी कोई ऐसा कर सकता है, अगर साथ में अगर इस फोन के अलावा कोई फोन है तो आप एक बार गूगल करेंगे, हाँ देख लें एक बार संकीर्ण विकीर्ण होता है या नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि टीचर आपके साथ जो पढ़ा रहे हैं वो सही है पूरी तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं वो गलत पढ़ा रहे हैं आपको, और ये जानना आपका अधिकार है। आप गलत टीचर से पढ़ें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाएं, बेहतर ही पढ़ाएं, है ना। और कंटेंट उस टीचर का यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम किसी को कॉपी नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे हैं। यदि आपको मेरी शैली पसंद आती है पढ़ाने में तो आप निश्चित इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर आपको नहीं पसंद आती है तो हम आपके पास जाकर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हो सकता है आप एक बार हमारे जबरदस्ती कहने पर शेयर भी कर दें, पर अगली बार तो नहीं करेंगे ना। तो ये स्थिति कब होती है? जब जबरदस्ती कुछ करवाया जाए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे। यदि आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल शेयर मत करिए, और ऐसा कोई सजेशन हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए भी कि सर ये चीजें ठीक नहीं है। और अगर ठीक है तो उसको शेयर भी करिए, और साथ में हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर बहुत अच्छी पहल है, या जो भी अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके विचार नैतिक और सैद्धांतिक है, किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो भैया पहले तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि इक प्रत्यय क्या होगा? इक प्रत्यय जहां भी लगा होगा वहां विशेषण होगा। साथ ही इसकी एक विशेषता और भी होती है, जानते हैं? ये इक प्रत्यय जिस भी शब्द में लगा होगा वहां हमेशा कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसका सही आंसर तो गुणवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सैद्धांतिक शब्द लिखा है और एक नैतिक लिखा है। लेकिन अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्वेश्चन ये पूछ लूं कि ये बताओ कि उसके विचार नैतिक और सैद्धांतिक है में विशेष्य कौन सी चीज है? विशेष्य क्या है? तो पहले विशेष्य के बारे में आप समझ लीजिए। विशेष्य होता क्या है? विशेष्य दरअसल वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिस भी शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे ये सैद्धांतिक और नैतिक जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? तो वो किसके लिए? विचारों के लिए हो रही है। इसलिए विचार हमारे क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ईर्ष्यालु स्वभाव, तो स्वभाव की बात हम ईर्ष्यालु बताकर कह रहे हैं। तो ईर्ष्यालु जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण, और स्वभाव जो है वो विशेष्य हो जाएगा। तो ऐसे इसमें एक विशेषण है और दो विशेषण, एक विशेष्य है और दो विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन हमने पिछले वाले टेस्ट में करवाया था। अच्छा, दूसरी बात और सुन लीजिए। जैसे हमने विशेषण के क्वेश्चन डाले, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन भिन्न भिन्न डाले। जैसे इस बार जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन डाले, अगली बार थोड़े और भिन्न टॉपिक के डाले, ताकि पूरा सिलेबस आपके दिमाग में घूमता रहे, ठीक है। तो इसका आंसर गुणवाचक। अच्छा, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? देखिए, परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है निश्चित परिमाण, एक होता है निश्चित परिमाण, और एक होता है अनिश्चित परिमाण, ठीक है। एक होता है अनिश्चित परिमाण। देखिए, हम खरोष्ठी लिपि लिखने लगे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। शायद, अगर हम गलत नहीं है तो शायद खरोष्ठी लिपि ऐसे लिखी जाती है, उल्टा लिखते जा रहे हैं। जबकि हम लोग किधर से लिखते हैं? बाएं से दाएं, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऐसा कुछ है, एक बार चेक करिएगा। अब हम इतिहास के तो अध्यापक है, नहीं हो सकता गलत भी बोल रहे हो। तो निश्चित परिमाण में क्या होता है? परिमाण माने होता है मापना या तौलना। जैसे हमने लिखा 1 किलो, अब 1 किलो जो है वो एक निश्चित मात्रा है या नहीं है? हमने लिखा 10 ग्राम, 10 ग्राम एक निश्चित मात्रा है, बिल्कुल है भाई। हमने लिखा कि लिख दिया 5 क्विंटल। अब क्विंटल आप क्या जानते नहीं हो? क्विंटल का मतलब क्या होता है भाई? 5 क्विंटल जो है वो भी एक निश्चित मात्रा। हालांकि हिंदी में क्विंटल को कुंतल कहते हैं,
कुंतल। लेकिन याद रखना कुंतल जैसे ही लिखेंगे हम तो कुंतल लिखते ही दरअसल कुंतल जो है वो बालों का पर्यायवाची भी हो जाता है। कुंतल, केस, कच ये सब किसके हैं? बालों के पर्यायवाची भी हैं। तो इसलिए देखिए अनिश्चित परिमाण में क्या होता है? अनिश्चित परिमाण में, अनिश्चित परिमाण में यही शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे कुछ, थोड़ा, ठीक है, कम, इस तरीके से हो जाएगा। सेम स्थिति जो संख्यावाची विशेषण है उसमें भी होती है निश्चित और निश्चित की। जैसे हम यहां लिख सकते हैं 1, 2, 4, ठीक है, इस तरीके संख्या। पर यहां क्या लिखेंगे? कुछ, कम, इतना, सब, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा सभी व्यक्ति, या हमने कहा कि अनेक लोग, अनेक लोग। अब हम आपसे कहें कि बताओ इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो भैया लोग है और लोगों की संख्या अनेक है। क्या आप बता सकते हो कि संख्या कितनी है लोगों की? तो लोगों की संख्या आप नहीं बता सकते कितनी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। लेकिन वहीं पर हम एक दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, देखिए समझिए। हमने लिखा 10 किलो चावल। अब आपसे हम कह रहे हैं बताओ चावल की विशेषता है 10 किलो, तो 10 किलो किस में जाएगा? तो ये निश्चित है, और क्योंकि चावल को आप गिनेंगे नहीं, इनको आप तौलेंगे, तो जिनको आप तौलते हैं वो परिमाण होते हैं, जिनको आप गिनते हैं वो संख्या होते हैं। और ये व्यक्तिवाचक जो विशेषण आपको दिख रहा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है। किससे बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। हालांकि 4 प्रकारों में व्यक्तिवाचक नहीं आता, चौथे प्रकार में आता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा आता है? सार्वनामिक विशेषण। चौथे प्रकार में आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। लेकिन ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ये गुणवाचक जैसी व्यवस्था रखता है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनता है। जैसे हमने आपके सामने लिखा लखनऊ। अब लखनऊ एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और आगे हमने बड़ी ई प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या हो गया? लखनवी। क्या हो गया? लखनवी। तो लखनवी जो है वो एक व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में। अच्छा, जैसे हमने कहा मलिहावादी, तो मलिहावादी का मतलब क्या है? मलिहावाद एक जगह पड़ती है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के आसपास में है। ठीक है, आम के लिए बड़ी ही फेमस जगह है। तो मलिहावादी अगर हमने कहा तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण में चला जाएगा। मुरादाबादी बर्तन है ना, बर्तनों की विशेषता है कि वो मुरादाबादी है, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। तो मुरादाबाद जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मुरादाबादी जो है वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर गुणवाचक हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी बरस रहा है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, पता क्यों? क्योंकि पानी बरस रहा है लिखा है तो ये बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन में कई बार हमसे गलती हो जाती है। पानी बरस रहा है में क्या करेंगे? देखो, पहले तो दे दिया उसने पानी बरस रहा है, और आपसे कह रहा है बताओ इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखो, आप एक बात बहुत ध्यान समझिए कि पानी बरस रहा है अगर आप बोल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें कर्म नहीं है। आप जिस पानी को बरसने की बात करें, क्योंकि स्वयं पानी बरस रहा है, तो अगर स्वयं पानी बरस रहा है तो इसका मतलब है कि ये पानी कर्ता का रूप यहां काम कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। जैसे इसी से संबंधित एक होता है गेहूं पिस रहा है। जैसे क्या होता है? गेहूं पिस रहा है, पिस रहा है। आपसे पूछेगा बताइए क्रिया कौन सी है, तो भैया पिस रहा है। क्या पिस रहा है? या मतलब कौन पिस रहा है? गेहूं। और गेहूं के आगे को नहीं लगाओगे, गेहूं को पिस रहा है क्या लिखोगे? पानी को बरस रहा है क्या लिखोगे? ऐसा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि को कारक बीच में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये कर्म है ही नहीं दरअसल, इसलिए। हाँ, अगर हम कह दें गेहूं पीस रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि गेहूं पीस रहा है तो इसका मतलब फिर आंसर हमारा अलग हो जाएगा। फिर ये गेहूं कोई पीस रहा है जो यहां मौजूद
नहीं है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसका सही आंसर अकर्मक होगा। अच्छा, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिस क्रिया से क्या हो, जिसके दो कर्म हो। जैसे देखो, इसके दो कर्म हो, कौन कौन से कर्म हो सकते हैं? दो भाई, दो कर्म कौन कौन से होंगे? देखिए, पहला, जैसे हमने लिखा कि अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये समझना है। तो देखिए, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। तो पहला कर्म तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा कर्म जानते हैं क्या हो जाएगा? किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। तो ये कर्म कैसा है? मुख्य कर्म। और ये वाला कर्म कैसा है? गौण कर्म। दरअसल गौण का मतलब होता है वो परिवर्तित भी हो जाएगा, तो उससे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हिंदी जो पढ़ा रहा है, ये मुख्य कर्म जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, वरना वाक्य पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये मुख्य कर्म द्विकर्मक हो गई। अनुकरणात्मक का मतलब होता है जब कोई ऐसी क्रिया जो अनुकरण करे, यानी शब्दों का अनुकरण हो। जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं हिन, जैसे हमने लिखा हिन, फिर से आगे एक शब्द और लिख लिया हिन, आगे लिख दिया नाना, हिन हिनाना हो गया। जैसे हम कह सकते हैं मिमियाना, मिमियाना, इसमें भी शब्दों का अनुकरण है। जैसे हम कह सकते हैं लह लहाना, लह लहाना, ठीक है, इसमें भी शब्दों का अनुकरण है। तो ये हमारी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। उत्तर इसका हमारा अकर्मक क्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्ण को कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था, अशुद्धि पहचाने। यानी एक अशुद्धि है इसमें, वो अशुद्धि बतानी है, कौन सी है? कर्ण को कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। देखो, बड़ा आसान है, बहुत सरल भाषा में, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि युद्ध अगर कहीं लिखा हो तो युद्ध के साथ में लड़ना कभी नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगा? हमेशा आएगा युद्ध करना, ठीक है। तो युद्ध किया जाता है, युद्ध लड़ा नहीं जाता। जैसे हम एक शब्द कहते हैं धन्यवाद, क्या कहते हैं? जैसे हम एक शब्द कहते हैं धन्यवाद, तो धन्यवाद जो होता है ना, धन्यवाद जो है वो कभी दिया नहीं जाता है, कभी दिया नहीं जाता है, बल्कि धन्यवाद किया जाता है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से चीजें समझनी है। तो इसका मतलब है युद्ध के साथ जो क्रिया आएगी वो करने की आएगी, ना कि लड़ने की। तो इसलिए ये वाला शब्द जो है वो गलत है, यहां पर करना होना चाहिए था। तो इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया संबंधी अशुद्धि है इसमें, इसलिए ये गलती साफ दिख रही है दूर से, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया संबंधी अशुद्धि। आराम से हम बता सकते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि आपके लिए बड़ी आसान है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे वचन संबंधी अशुद्धि में हम कहेंगे कि जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, नाम है। आपसे ये वचन संबंधी अशुद्धि, भैया अनेकों गलत लिखा है, इसका सही सिर्फ अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक का मतलब ऑलरेडी बहुत होता है, तो फिर ये अनेकों कैसे हो सकता है? इसलिए ये वचन संबंधी हो गई। कारक संबंधी अशुद्धि हम क्या कह सकते हैं? जैसे कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है वह घर पर रहता है। अब कहेगा बताइए ये वह घर पर रहता है में कौन सी अशुद्धि है? तो कारक, क्योंकि घर पर नहीं रहता है, घर में रहता है, इसका आंसर होना चाहिए में, तो इसलिए ये भी अशुद्धि हो गई। विशेषण संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि की जरूरत है नहीं, वैसे चलो लिख देते हैं एक बार। विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या हो सकती है? विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है, जैसे हमने लिखा कि वह महिला खूबसूरत है, खूबसूरत है। देखिए अब जैसे ही हम ये सब लिखते हैं ना, आपके दिमाग की नसें सक्रिय हो जाती हैं। देखिए समझिए, महिला खूबसूरत कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि महिला हिंदी का शब्द है, खूबसूरत जो है वो
उर्दू का शब्द है, तो महिला शब्द के साथ सुंदर आना चाहिए, खूबसूरत नहीं आना चाहिए। तो महिला सुंदर नहीं, महिला खूबसूरत नहीं, महिला सुंदर होती है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई। तो इसलिए इसका सही आंसर फिलहाल कौन सा है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। आगे चलकर हम इसको डिटेल में और भी कैच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अकर्त वाच्य कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा वाच्य है जो अकर्त वाच्य है। तो देखो भाई, अकर्त वाच्य क्या होते हैं, पहले तो हमें यह बताना है आपको अकर्त वाच्य क्या होते हैं। देखिए, पहले तो आपको समझना है कर्त वाच्य क्या होते हैं। देखिए, कर्त वाच्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। किसकी? कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता हो। अब कर्ता की प्रधानता कैसे होगी? जैसे हमने लिखा राम, राम को ना लिखें यहां, जैसे हमने लिखा महेश हिंदी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे राम वाला सेंटेंस क्यों हटा दिया, वो भी लिखेंगे अभी। देखिए, महेश हिंदी पढ़ रहा है, तो आपके सामने महेश हिंदी पढ़ रहा है लिखा हुआ। अगर हम महेश की जगह लिख दे रीता, आप मुझे बताओ क्या रीता हिंदी पढ़ रहा है वाक्य सही हो जाएगा? बताइए आप। रीता हिंदी पढ़ रहा है, सही है। तो कर्ता को जैसे ही हमने चेंज किया, लिंग या वचन में हमको क्रिया की डिमांड है कि भैया हमको भी चेंज करो, तो कर्ता को चेंज करने के तुरंत बाद, कर्ता को तुरंत चेंज करने के साथ ही क्रिया को चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कर्तवाच्य होते हैं। अगर ऐसी स्थिति ना बने तो जैसे हमने लिखा राम ने रावण को मारा, आपसे कहेगा बताओ इसमें कौन सा वाच्य है। अब इसमें राम को हटा दीजिए, सीता लिख दीजिए, लोगों को लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वाक्य पर। लेकिन याद रखना, अगर ने कारक कहीं लगा है और कर्ता के हटाने से क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, दो स्थितियां समझिए। अगर ने कारक लगा है या फिर कर्ता के हटाने से, कर्ता हटाने का मतलब ऐसा नहीं महेश लिखा सुरेश लिख दो, महेश और सुरेश पुल्लिंग ही है और एक वचन ही है। वचन और लिंग में कर्ता को चेंज करना है, तो कर्ता के लिंग या वचन को चेंज करिए और ने कारक को, ने कारक अगर लगा हो, ये दो स्थितियां अगर है कभी और क्रिया चेंज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तवाच्य होता है। कर्ता को चेंज करने से क्रिया चेंज हो जाए और नहीं तो फिर ने कारक लगा हो, आंसर हमारा हो जाएगा कर्तवाच्य। लेकिन वो कह रहा है कि कर्तवाच्य नहीं है इनमें से कौन सा, मतलब अकर्तवाच्य बताना है। तो आप देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे बहुवचन है तो जाते भी क्रिया बहुवचन है, तो बच्चे की जगह लिखिए बच्चा, बच्चा स्कूल जाता है, क्या सही होगा? बच्चा स्कूल जाते हैं गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कर्तवाच्य है। ठीक है, बच्चों ने चित्र बनाया, यहां कौन सा कारक आ गया? ने कारक, और हमने कहा ने होगा तो यहां भी कौन सा है? कर्तवाच्य। मजदूर पेड़ नहीं काटते हैं, तो मजदूर पेड़ नहीं काटते हमने लिख दिया यहां पर, हमने लिख दिया यहां पर किशन पेड़ नहीं काटते हैं, क्या सही है? तो किशन का मतलब है किशन पेड़ नहीं काटता है होना चाहिए। इसका मतलब कर्ता के चेंज करते ही क्रिया की डिमांड आ गई कि हमको भी चेंज करो, तो ऐसी स्थिति में आंसर ये चौथा भी हमारा क्या है? कर्तवाच्य है। तो ये तीन कर्तवाच्य है, इसका मतलब आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है। ठीक है, अगर असमर्थता कहीं हो, कहीं पर क्या हो, कहीं पर अगर असमर्थता हो तो वहां पर हमारा भाववाच्य होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगर असमर्थता हो, जैसे हमने कहा मोहन से खेला नहीं जाता, तो मोहन से खेला नहीं जाता ये कैसा वाच्य है? भाववाच्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, मैंने तुम्हें बताया है काल पहचाने, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया है काल पहचाने, तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए, बताया है, तो अगर कहीं पर या है, ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो 100% वो आसन्न होगा, आसन्न भूत, और आसन्न भूत ही हमारा एक दूसरा नाम होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, और अगर खाली लिखा होगा या फिर चुका, तो वहां पर होगा सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अगर कहीं लिखा होगा कि या था, या चुका था,
या चुका था, तो वहां पर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण।
देखिए अब शायद आवाज आ रही होगी आप लोगों को, है ना। देखिए थोड़ा खेद है, दरअसल बैटरी डाउन हो गई थी, हम भी ध्यान नहीं दे पाए माइक की। तो देखिए अब आवाज आ रही होगी। तो देखिए इसमें कुछ सब क्वेश्चन है पीछे से, शायद आप लोग सुन रहे हो तो आंसर आप लोगों को पता होंगे, लेकिन हम एक बार पीछे से कुछ क्वेश्चनों के आंसर बोल देते हैं फटाफट से, अगर आपको लग रहा है तो देख लेते हैं एक बार, जहां से भी लगा हो, क्योंकि हम देख नहीं पाए हैं। दो पदों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, इसके बारे में बताया था हमने। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इनमें से गलत जोड़ा चुनिए, तो गलत जोड़ा मागधी बोली होगी, शायद हम बता नहीं पाए, बहुत अच्छी चीजें समझा के गए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कवर करेंगे इसको बहुत डिटेल में, ठीक है। तो इसका मागधी और बघेली होगा, मागधी के साथ बघेली नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो कौन सा शब्द तत्सम जो है वो कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो तत्सम जो है वो हमारा उलाहना नहीं है। उलाहना जो होता है वो तद्भव होता है, इसका तत्सम हमने शायद इधर लिखा था, तो शायद आप समझे भी होंगे थोड़ा बहुत, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा उलाहना, ठीक। तो इसका आंसर, अच्छा मनुष्य का मनई होता है तद्भव, गमन का गौना तद्भव होता है, रिक्त का जो होता है वो क्या होता है, रीता तद्भव होता है, तो लेकिन उलाहना तद्भव खुद में ही है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुहुमी किसका तत्सम है, पुहुमी शब्द का तत्सम बताना है, तो पुहुमी पृथ्वी का तत्सम है, तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, पृथ्वी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, फिर से एक मिलान करना है, शब्दों के बारे में कुछ जोड़े दे रखे हैं, उसमें क्या होगा देखिए क्या होने वाला है इसमें। देखिए संकल्प जो शब्द है ना वो क्या है, वो तत्सम है, तो पहले तीसरा नंबर एक पर हो गया, ठीक है। सूरज जो है वो एक तद्भव है, क्योंकि सूरज का क्या होता है, सूर्य, तो सूर्य जो है ये कितने पर हो गया, तो तद्भव यानी एक पर, ठीक है। उसके बाद काका जो है ना, काका ये देसी शब्द है, इसलिए ये किस पर हो गया, दो पर, और मोटर विदेशी शब्द है तो ये चार पर, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही आंसर है। चलिए हालांकि इसको आप पहले से ही देख सकते थे, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, तो अगर आपका एक भी मैच कर जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, फिर आप रुकिए नहीं, आगे बढ़ जाइए तुरंत, वो आपका सही ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जो कम खर्च करता हो। देखिए जो कम खर्च करता हो, पहले हम आपको बताते हैं जो कंजूसी से खर्च करता हो, कंजूसी से खर्च करे, उसको पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कृपण, कृपण कहते हैं जो कंजूसी से खर्च करे। और जो सोच समझ कर खर्च करे या फिर कम खर्च करे उसको हम कहते हैं मितव्ययी। सोच समझकर या कम खर्च करे उसको मितव्ययी, जो बहुत खर्च करे वो अपव्ययी होता है, या आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मितव्ययी सही आंसर होगा, कि जो कम खर्च करे या सोच समझकर खर्च करे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला है प्रागैतिहासिक शब्द में उपसर्ग बताएं। तो देखिए प्रागैतिहासिक शब्द बना किससे है, इसको देख लीजिए एक बार। प्रागैतिहासिक जो बना है वो बना है प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राग धन ऐतिहासिक। ये ऐतिहासिक कैसे आया, दरअसल एक शब्द होता है इतिहास, और इतिहास में अगर आप इक प्रत्यय जोड़ दें तो ये इक प्रत्यय की विशेषता है कि छोटी ई को ऐ में बदल देगा और आगे हो जाएगा ऐतिहासिक, क्लियर। तो ये इस तरीके से आया, तो ये का के बाद एक स्वर आया है तो तुरंत का परिवर्तन जो हम कर देंगे वो किसमें, गा में करेंगे, प्लस ऐतिहासिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ये एकदम सही आंसर है, प्राक धन ऐतिहासिक, ठीक है। प्रा उपसर्ग भी होता है, जैसे प्लस आगे लगा दें, बल लिख दें, ठीक है, प्रबल हो जाएगा। प्राग नहीं होगा, वो ध्यान रखना, वो उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। पीत है जो अंबर, इसको बहुत सारे लोग धड़ाक से लगा के निकल जाएंगे। आप लोगों को पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ी हम जानकारी बता दें। देखिए यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी देर तक हमको सुना, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप लोग शेयर जरूर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप पढ़ रहे हैं हम चाहते हैं और भी लोग हमसे पढ़ें, ठीक है, और भी लोग देखें कि हमारी पढ़ाने की शैली क्या ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप से है
तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर आप हमें पसंद करेंगे तभी हम हैं यहाँ खड़े, अगर आप हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें मतलब हमारे पढ़ाने की शैली को, तो अगर वो सब नहीं पसंद करेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार कमेंट करिए और इस बात को जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स भर जाए इस बात से कि आखिर पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है और जो कंटेंट हमने आपको दिया है वो कैसा था। ठीक है, आपके परीक्षा उपयोगी है या नहीं है, कुछ और भी सुधार किया जाए या नहीं, वो सारे सजेशन आप दीजिएगा, क्योंकि आप जैसा बताएंगे वैसा चलता रहेगा। ठीक है, और यदि आप प्रोत्साहित करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा ज़्यादा, तो फिर हम और भी आगे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए देखिए, पीत है अंबर जो पीतांबर में समास बताइए। देखिए दो चीजें समझ लीजिए आप, एक चीज तो समझिए, अगर कहेगा पीत है जिसका अंबर, जिसका अंबर, और एक है पीत है जो अंबर, इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है। हालांकि ये क्या है दोनों, ये जानते हो क्या है, ये सामासिक विग्रह है। सामासिक विग्रह, किसी भी समास को ओपन कर दीजिए आप तो वो सामासिक विग्रह हो जाता है। और अगर उसको ऐसे समास रहने देंगे, जैसे ये पीतांबर का यहां लिखा हुआ, ये क्या है, ये सामासिक पद है। क्या है, सामासिक पद। ठीक है, और ये क्या है, ये सामासिक विग्रह है। तो देखो, तो पीत है जिसका अंबर, यानी अब किसी व्यक्ति की बात हो रही है जिसके वस्त्र पीले हैं, लेकिन यहां कह रहा है पीत है जो अंबर, यानी जो वस्त्र पीला है। तो जब सिर्फ वस्त्र की बात करेगा तो आंसर होगा कर्मधारय समास, लेकिन अगर कह देता पीत है अंबर जिसका, तो आंसर फिर क्या होता, बहुब्रीहि समास हो जाता। ये आपको ध्यान रखना, बहुब्रीहि की वर्तनी गलत लिखी है, वहां पे यहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो हम इसको थोड़ा सही कर दें, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, बहुब्रीहि अब सही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये कर्मधारय समास हो जाएगा, पीत है अंबर जो, यानी केवल इस अंबर, यानी अंबर माने वस्त्र, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। पीत है जो अंबर कर्मधारय समास हो जाएगा, जहां पर एक विशेषण हो और उसके साथ में विशेष्य हो, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास हुई है, बीच में एक बाधा भी आई है जब ऑडियो को लेकर दिक्कत हुई। यदि किसी क्वेश्चन में रहा हो कोई डाउट या ना आप समझ पाए हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। असुविधा हुई, हम भी नहीं देख पाए, ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से ही ऐसी असुविधा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।